विधवाओं से भरा ससुराल। आजा बहू, तेरा स्वागत है। अपने पांव से कलश को गिराते हुए घर में आ जा। अरे ये क्या, यहाँ पर अंदर इतनी सारी विधवा औरतें क्यों खड़ी हुई हैं? हो सकता है शादी पर इन बेचारियों को खाने के लिए बुला लिया होगा। खैर, मुझे तो अपना गृह प्रवेश करना है। जी। भूमि ऐसे बोलकर अपने पांव से कलश को गिराते हुए घर में आ गई। जब भूमि घर में आई तो उसने देखा कि सभी विधवा औरतें उसे बड़े ही प्यार से देख रही थीं। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? जो भी हो। आओ बहू रानी, आकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म कर लो, उसके बाद फिर अपने कमरे में चली जाना। जी। भूमि को 2-4 औरतों ने पकड़कर सोफे पर बिठाया, जिसके बाद ये लो बहू रानी, मेरी तरफ से ये तोहफा। अरे सुनो बहनों, जल्दी जल्दी से बहू को तोहफे दे दो, उसके बाद बहू रानी आराम कर लेगी। उस औरत के ऐसे बोलने पर सभी ने जल्दी जल्दी मुंह दिखाई की रस्म को निपटाया, जिसके बाद वो भूमि को उसके कमरे में छोड़ आई। ऐसे ही अगले दिन अच्छी नींद आई, अब जल्दी से नीचे चली जाती हूँ। माँ ने बोला था कि ससुराल में जल्दी उठना। भूमि ऐसे बोलकर नीचे चली गई। जब वो नीचे आई तो वो हैरान रह गई। आप सब लोग, आप अब तक मेरे घर में हैं और मेरे ससुराल वाले कहाँ हैं? बहू, हम ही तेरे ससुराल वाले हैं। क्या? शारदा की बात सुनकर भूमि हैरान रह गई, क्योंकि उसके ससुराल में सारी विधवा औरतें थीं। और फिर कुछ देर बाद वो बोली, अगर आप लोग मेरे ससुराल वाले हैं तो फिर वो औरतें कौन थी जो कल मेरी सारी रस्में करवा रही थी? वो सारी हमारी पड़ोसन थी। हम जानते हैं कि विधवाओं से भरे ससुराल में आकर तुझे अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहू, यही सच्चाई है। हम ही तेरा परिवार है। शारदा भाभी तेरी सासू माँ है, मैं और अनिका बुआ सास है, ज्योति और जैस्मीन ननद है और सुधा और दिशा दोनों जेठानी है। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़, रसोई में सारा राशन भरा हुआ है, जा तू जाकर अपनी पहली रसोई बना ले। अनिका की बात को सुनकर भूमि बस कंफ्यूज सी रसोई में आ गई और कुछ ही देर में उसने हलवा, पूरी और सब्जी जैसे स्वादिष्ट पकवान बना दिए। सारा खाना लग गया है माँ जी, बुआ सास जी, नंद जी और जेठानी जी, खा लीजिए। बहुत ही अच्छा खाना है। जैस्मीन, पड़ोस से औरतों को बुला लो, वो लोग अपने घर ले जाएंगी। क्यों? वो लोग क्यों लेकर जाएंगी? माँ जी, ये खाना मैंने अपनी पहली रसोई में घर वालों के लिए बनाया है, आप लोग इसे खा क्यों नहीं रही हो? बहू, बस हम विधवा औरतों ने इसकी खुशबू को सूंघ लिया, यही काफी है। हम इसको खा पी कर फिर से कोई अपशगुन नहीं करना चाहते हैं। अपशगुन? आप लोग क्या बोले जा रही हैं? मेरी एक बात समझ नहीं आ रही है। आप लोग ही तो मेरा परिवार हो और आप ही शादी में इतनी कम दिखाई दी हो कि मैं तो पड़ोस की औरतों को ही अपना परिवार समझ बैठी थी। आप मुझे बताइए कि आप क्यों हर काम में इतनी पीछे हैं? क्योंकि हम सभी विधवा हैं, अपशगुनी हैं हम औरतें, औरत के नाम पर कलंक है, इसीलिए किसी भी शुभ काम में हम अपना दायित्व नहीं चाहते हैं। हमारी वजह से पहले ही काफी औरतें अपनी जिंदगी के रंग खो चुकी हैं। अब हम नहीं चाहते कि तुम्हारी भी जिंदगी से खुशियां छिन जाए, बस इसीलिए हम किसी काम में शामिल नहीं हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, वैसे अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप सभी एक साथ ही विधवा कैसे हो गई? मेरा मतलब। नहीं बहू, हम बुरा क्यों मानेंगे? तू हमारे घर की बहू है और तुझे अधिकार है इस घर के बारे में जानने का। बहू, सबसे पहले तेरी बुआ सास जी की जिंदगी से खुशियां छिनी। शादी के 2 महीने बाद ही इन दोनों के पति एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके बाद हम इन्हें घर ले आए। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार का अपशगुनी हाथ अपशगुन ही करता है। जब ये घर आ गई तो इन्होंने मंदिर में बैठकर पूजा कर ली, जिससे इनके भाई यानी कि मेरे पति की जान पर बन गई और वो भी भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन तब भी हम लोग ऐसे विधवा और नॉर्मल इंसानों में भेद नहीं करते थे, इसीलिए हमने माँ और बुआ जी को किसी चीज में हाथ डालने से नहीं रोका। देखते ही देखते हमारी शादी का वक्त आया, जिसमें माँ और दोनों बुआ ने अपना पूरा योगदान दिया। लेकिन उसी समय मंडप में ही हमारे पतियों को हार्ट अटैक आ गया और वो भी चल बसे। बचे हम दोनों के पति, तो उन्होंने एक दिन माँ के हाथ का खाना खा लिया था, जिसके बाद उनकी इतनी ज्यादा तबीयत बिगड़ी कि फिर संभालने में नहीं आई और वो भी चले गए। जब एक के बाद एक अर्थियां उठी तो फिर हमें समझ आया कि अपशगुनी बस अपशगुन ही करवा सकती हैं, और तभी हमने सोच लिया कि बस अब किसी शुभ काम में हम हाथ नहीं डालेंगे। आप सभी की कहानी तो बहुत दिल को छूने वाली है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग खुद को अपशगुनी समझना छोड़ दीजिए। सभी की जिंदगी लिखी हुई है और किसी के भी ऊपर जाने के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं होता। बस बहू, बहुत समझाया है अभी तक खुद को,
अब फिर से दिलासा देकर हमें कोई अपशगुन नहीं करना, इसीलिए तुम हमें मत समझाओ। मोहल्ले की औरतें आ गई हैं, चलो अब ये खाना ले जाएंगी, हम अंदर चलते हैं। सारी घर की विधवा औरतें अपने कमरों में चली गईं, जिसके बाद मोहल्ले की औरतों ने खाना ले लिया। लेकिन ये सब कुछ भूमि को देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। ऐसे कुछ दिन और बीते और आज माँ जी, लेकिन वो तो नानी सास जी का घर है और आप सभी के लिए भी बुलावा है, तो आप चलिए ना। नहीं बहू, माफ करना, लेकिन हम तेरी इस बात को नहीं मानेंगे। तू जा आराम से दावत खाकर आना, हम यही घर में ही ठीक है। तू आलोक के साथ खूब मजे करना। माँ जी, कोई अपशगुन नहीं होगा। आओ भूमि, मैंने गाड़ी निकाल ली है। भूमि ने काफी अपने परिवार वालों को समझाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और भूमि को अकेले ही दावत में जाना पड़ा। ऐसे ही एक बार घर में पूजा रखी गई। बुआ जी, मुझे जरा फूलों की थाली दे दीजिए। फूलों की थाल? माफ करना बहू, लेकिन हम तुझे थाल नहीं दे सकते, तो खुद ही ले ले। अब इसमें भी कोई अपशगुन है क्या? भाभी, विधवा औरत ही अपशगुन है। अब सोचो, अगर वो किसी शुभ काम में जाएगी तो बिगाड़ ही होगा ना, इसीलिए तुम ही सजावट करो। ज्योति की बात सुनकर भूमि यूं ही रह गई। सारी तैयारी पूजा की भूमि ने ही की और फिर ऐसे ही कुछ देर बाद बहू, अब बस पड़ोस से औरतें आने ही वाली हैं, तो कोई सवाल मत करना, उन्हीं के साथ पूजा कर लेना, हम पीछे कमरे से पूजा देखते रहेंगे। क्यों दे रही हैं अपने आप को उस चीज की सजा जो गलती आपने की भी नहीं है? आप लोग मेरा परिवार हैं, मेरा भी तो मन करता है आपके साथ कामों को करने का। माँ जी, विधवा और सुहाग तो सब बस इंसान के बनाए हुए हैं, भगवान के लिए सब इंसान हैं। आप भगवान के दर पर आ सकते हो। भाभी, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा, वो नहीं हो सकता जो आप चाहती हैं। चलो माँ, औरतें आ रही हैं, अंदर चलो। जैस्मिन के बोलने पर सभी घर की औरतें एक कमरे में चली गईं और उन्होंने खुद को अपने ही घर में बंद कर लिया। कुछ देर बाद भूमि मोहल्ले की औरतों के साथ पूजा करके निपट गई, जिसके बाद ही सभी औरतें कमरे से बाहर आईं। ऐसे ही सिलसिला जारी था। भूमि लगातार अपने घर की औरतों को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो लोग खुद को अपशगुनी समझकर अपने हिस्से की सारी खुशियां त्याग चुकी थी। ऐसी सब कुछ चल रहा था कि आज के दिन माँ जी और आप सभी, अगर मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप सभी मेरे साथ चलिए तो आप जाएंगी नहीं। मेरी फ्रेंड की शादी है तो मैं उसके घर जा रही हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। ठीक है बहू, तू खूब मजे करके आना, हम यहीं घर में ही तेरा इंतजार करेंगे। भूमि ऐसे ही अपने घर से निकल आई। वहीं उसकी विधवा सास, नंदे, जिठानियां और बुआ सास घर में ही थी। काफी समय तो ऐसे ही बीत गया। भूमि अपनी सहेली की शादी में एंजॉय कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ माँ जी देखो, रसोई में आग लग रही है। माँ, क्या क्या हुआ बहू? अरे नहीं। सारी विधवा औरतें घबरा गईं और उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से वो उन पे काबू में नहीं आई। अंत में मोहल्ले वालों ने ही फायर ब्रिगेड को बुलाया और सभी औरतों को अस्पताल पहुंचाया। जब भूमि को ये खबर लगी तो वो सीधा फंक्शन से हॉस्पिटल को भागी। क्या हालत हो गई आप लोगों की? पता मैं कितना डर गई थी जब मैंने सुना कि आप लोग आग का शिकार हो गई हो। माँ जी, मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूंगी, क्यों आप अपनी जिंदगी की दुश्मन बनी बैठी हो? जो होना था सो हो गया। जैसे किसी की दुनिया में आने पर किसी का बस नहीं होता, वैसे ही दुनिया से जाने पर भी किसी का बस नहीं है। अगर आज आप लोग मेरे साथ होती तो शायद आपकी ये हालत ना होती। माँ जी, अभी भी समझ जाइए, मत दीजिए खुद को सजा। आपकी भी जिंदगी कीमती है, इसे खुलकर जियो, घुट कर नहीं। भूमि की बात से अब सभी की आंखें खुल गई थी। शारदा ने भूमि के सिर पर हाथ फेरा और वो मुस्कुराने लगी। अब इस घटना के बाद सभी विधवाओं ने बेहिसाब अंधविश्वास को छोड़ दिया था। अब वो लोग भी किसी किसी चीज में शामिल हो जाती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। चलो निहारिका बेटी, अब तुम भी कुछ दिन बाद शादी करके अपने ससुराल चली जाओगी, पर याद रखना, सास कभी माँ नहीं बन सकती, तो इसीलिए संभल कर रहना। आंटी जी, मुझे तो माँ का भी प्यार नहीं पता कैसा होता है, और पापा कहते हैं कि अब मेरा असली घर वही है। अगर सास थोड़ा डांट भी देगी तो मैं चुपचाप सुन लूंगी। रिश्ता पक्का होते ही आसपास की औरतें निहारिका को डराने लग जाती हैं और सास के बुरे स्वरूप के बारे में बताती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निहारिका के पास उनकी दोस्त रेशमा का कॉल आता है, जिसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो तेरी भी शादी हो जाएगी, उसके बाद तेरी सास भी तेरे सर पर खड़ी रहेगी। शादी से पहले तो सब अच्छा होता है, पर सास का असली चेहरा तो शादी के बाद नजर आता है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरी सास तो मेरे साथ बहुत प्यार से बात करती और कहती हैं कि मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। ये तो सब बस कहने की बात है। मेरी सास भी पहले ऐसे ही करती थी, पर अब मुझे वो नौकर बनाकर रखती है। अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो डांटती है, यहाँ तक कि थोड़ी सी लड़ाई होने पर मेरे मायके में फोन घुमाकर मेरी शिकायत कर देती है।
अपनी सहेली और आसपास के लोगों की बातें सुनकर अब निहारिका डरी डरी रहती है। तो वहीं बिन माँ की बेटी के लिए निहारिका के पिता अरविंद भी परेशान रहते हैं। क्या हुआ पापा, आप कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा तू बिन माँ की बच्ची है, पता नहीं ससुराल में कैसे रहेगी। कहीं तेरी सास ने कभी तुझे डांटा या तुझ पर अत्याचार किया तो? मैंने तुझे बड़े ही नाजुक से अकेले पाला है, पता नहीं तू ससुराल में कैसे रहेगी। पर मैं तुझे सारी जिंदगी अपने पास भी तो नहीं रख सकता, मुझे अपने बाप होने का भी तो फर्ज भी निभाना है। पापा फिक्र मत करो, मैं वहाँ खुश रहूंगी और मेरी सास कितनी ही बुरी क्यों ना हो, मैं आपकी दी हुई सीख से अपनी सास का दिल खुश कर दूंगी। निहारिका अपने पिता को तो समझा लेती है, पर वो खुद भी अंदर से काफी डरी हुई होती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द निहारिका की शादी हो जाती है। और शादी के बाद जब निहारिका अपने ससुराल जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास उसके साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रही है। यहाँ तक कि उसकी नंद भी उसका ख्याल रख रही है। और पहली रसोई वाले दिन, हे भगवान, आज मेरी पहली रसोई है। अपने घर में तो मैं सिर्फ अपने और पापा के लिए खाना बनाती थी, पर यहाँ तो मेरे पति, सास, ससुर और नंद भी हैं। कहीं मुझसे गलती हो गई तो ये भगवान मेरी मदद करना। बहू, तो मुझे बड़ी परेशान नजर आ रही है। हाँ चल, तेरी भाभी का आज ससुराल में पहला दिन है और वो थोड़ी डरी हुई है, इसीलिए तू रसोई में खड़ी रहकर अपनी भाभी की मदद करवाएगी ताकि बहू की पहली रसोई अच्छे से हो सके। हाँ फिक्र मत करो, मैं भाभी के साथ हूँ। भाभी, आप भी अपने मन से डर निकाल दो और मुझे अपनी बहन की तरह समझो। और माँ तो वैसे भी आपको अपनी बेटी ही समझती है। इतना बोलकर आंचल अपनी भाभी के साथ मिलकर खाना बनवाती है। कुछ दिन बाद जब पूरा परिवार निहारिका के हाथ का खाना खाता है तो उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे आशा, अपनी बहू ने खाना बनाना सीख ले। मेरी बहू रानी तुमसे अच्छा खाना बनाती है। पापा निहारिका आखिर बीवी किसकी है? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बहू से खाना बनाना सीख लूंगी। अब बहू को थोड़ा आराम करने तो, बेचारी थक गई होगी। और आंचल, तू कॉलेज जा वरना आज भी लेट हो जाएगी। बहू, पहले नाश्ता कर ले तू भी। अपनी सास के कहने पर निहारिका नाश्ता करती है और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अकेली निहारिका को घर का काम करता देख एक दिन शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठता है तो आशा अपनी बहू बेटी से कहती है, मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, और मैं अपनी एक बेटी से घर का इतना काम नहीं करवा सकती। इसलिए आंचल, कॉलेज जाने से पहले तू घर के कामों में भाभी की मदद करवाएगी। पर माँ, मुझे कॉलेज जाना होता है। अब मैं कॉलेज घर के काम करके कैसे जाऊँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं कॉलेज से आकर घर के काम कर दिया करूंगी। सुबह का काम भाभी संभाल लेंगी और शाम का काम मैं संभाल लूंगी। अच्छा हुआ कि मैं लड़की नहीं हूँ और ना ही घर में रहता हूँ, वरना माँ हम तीनों में फर्क नहीं करती और मुझसे भी काम करवा लेती। काम तो मैं तुझसे अभी भी करवा लूं अगर तू घर में रहे तो। और हाँ, जिस दिन तेरी छुट्टी रहेगी उस दिन तू बहू को बाहर ले जाना और बहू को भी कभी शॉपिंग करवा कर लिया। बेचारी मेरी बहू सारा दिन घर में ही रहती है। माँ फिक्र मत करो, 2 दिन बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। सोच रही हूँ इस बार भाभी को भी ले चलूं। अपनी सास का इतना प्यार देखकर धीरे धीरे निहारिका की सोच बदलने लगती है। तो वहीं अब आंचल जब भी बाहर घूमने जाती तो वो अपनी भाभी को अपने साथ ले जाती। ऐसे ही एक दिन निहारिका अपनी सास के साथ शॉपिंग करने के लिए तैयार हो रही होती है तो निहारिका की दोस्त रेशमा का फोन आता है। कैसी है तू? तेरी सास तुझे अनाथ होने का ताना तो नहीं देती? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है? अगर कोई तुझे कुछ उल्टा बोले तो तू भी सुना देना, किसी की मत सुनना। रेशमा, मैं नहीं जानती सास कैसी होती है, पर मेरी सास बहुत अच्छी है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो शायद वो भी मुझे इतना प्यार ना दे पाती जितना मेरी सास करती है। तुझे नहीं पता, मेरी सास ने हम दोनों नंद भाभी का काम बांट दिया। मेरी सास मुझे मॉडर्न कपड़े ला कर देती है, मुझे खुद बाहर घुमाने के लिए ले जाती है, और आज तो वो मुझे शॉपिंग करवाने ले जा रही है। और मेरी नंद भी बहुत अच्छी है, मेरे साथ बहन की तरह रहती है। कुछ भी लाती है तो मुझे जरूर देती है। अरे निहारिका, तू कितनी भोली है। ये सब उनकी बस चाल है। शादी के बाद 4 दिन की चांदनी होती है। ये लोग तुझे धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाएंगे। अच्छा मैं रखती हूँ, मेरी सास का दिमाग फिर से खराब हो गया। पता नहीं पागल बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है। क्या सच में सास इतनी बुरी होती है? रेशमा की बात सुनकर एक बार निहारिका सोच में पड़ जाती है और शाम को जब शॉपिंग करके घर आती है तो उसके सिर में दर्द होने लगता है। अरे क्या जरूरत थी मेरी बहू को इतनी भीड़ में ले जाने की? किसी दुकान में, बड़ी दुकान में ले जाती, 2 पैसे ज्यादा ही तो लगता सामान लेने में। देखो बहू की तबीयत हो गई ना खराब, बेचारी के सिर में कितना दर्द हो रहा है। पापा जी मैं ठीक हूँ, बाहर आने जाने से थोड़ा सर में दर्द तो होता ही है।
नहीं बहू, तू बिल्कुल ठीक नहीं है। सही कह रहे तेरे ससुर जी, सारी गलती मेरी है। अगर मुझे पता होता कि भीड़ में जाने से तेरी तबीयत खराब हो जाती तो मैं तुझे लेकर ही नहीं चलती। तू यहीं बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय लाती हूँ, फिर तेरे सर में तेल लगा दूंगी और तेरा सर दबा दूंगी, तुझे आराम मिलेगा। इतना बोलकर आशा अपनी बहू के लिए चाय बनाती है। जहां निहारिका चाय पीती है वहीं सास उसके सिर में तेल लगाने लगती है। अपनी सास का प्यार देखकर निहारिका के मन से सारा डर खत्म हो जाता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन अचानक से निहारिका की तबीयत फिर खराब हो जाती है। रवि जी, आप जरा मुझे थर्मामीटर दे दीजिए, मुझे लग रहा है मुझे बुखार हो रहा है। निहारिका, तुम्हारी तबीयत खराब हो नहीं रही, बल्कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम यहीं पर आराम करो, मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। रवि जल्दी से अपनी माँ को बुलाता है और जब आशा अपनी बहू का बुखार चेक करती है तो वो देखती है कि उसकी बहू को 104 डिग्री बुखार है। रवि किसी काम से बाहर चला जाता है, जिस वजह से आशा बहू की देखभाल करती है। जिसके बाद आशा सारी रात सो नहीं पाती और अपनी बहू के पास बैठकर ठंडे पानी से उसकी पट्टी करती है और अपने हाथों से उसे दवाई खाने के लिए देती है और अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखती है। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। माँ, आप कल रात से भाभी के पास बैठी हो, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं भाभी के पास बैठ जाऊंगी। हाँ माँ, मैं आ गया हूँ, मैं देख लूंगा, अब आप आराम कर लो, वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। और आंचल, तू अपनी भाभी के लिए दलिया खिचड़ी बना दे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली है। नहीं, दलिया मैं बनाऊंगी, ये पता नहीं कैसा बनाएगी, तू रहने दे आंचल, मैं जाती हूँ। पूरी रात जागकर बहू की सेवा करने के बाद थकी हारी आशा रसोई में जाकर दलिया बनाती है और रवि अपनी बीवी के पास बैठकर ऑफिस का काम करता है। कुछ देर बाद निहारिका के पास उसके पिता का फोन आता है। मेरी प्यारी निहारिका, ससुराल जाकर तो तू अपने पिता को भूल ही गई। वहां सब ठीक तो है, कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने तुझसे तेरा फोन छीन लिया और तुझे मुझसे बात नहीं करने देते? पापा, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फोन नहीं कर पाई, और मैं यहाँ। निहारिका आगे कुछ बोल पाती कि तभी उसका फोन बंद हो जाता है, जिस वजह से वो अपने पिता से बात नहीं कर पाती। अपनी बेटी से सही से बात न होने पर अरविंद और ज्यादा परेशान हो जाता है और शाम तक अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बेटी अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी है और उसकी सास उसके पास बैठकर फ्रूट्स काटकर उसे खिला रही है। पति थोड़ी दूर पर खड़े होकर थर्मामीटर में बुखार चेक कर रहा है और नंद ससुर भी पास में खड़े हैं। बेटी, ये क्या हालत हो गई तेरी? अरे समधी जी, आप अचानक यहाँ? हाँ, मेरी इससे बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मिलने आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए, दोनों बात कीजिए, हम आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। और बेटा, तू ये सारे सेब खा लेना, ठीक है? सब चले जाते हैं, तभी निहारिका बोलती है। पापा, आप मेरी फिक्र क्यों करते हो? आप तो जानते हो ना कि मैं कितनी जल्दी बीमार पड़ती हूँ, और मैंने दवाई ले ली है, आप मेरी चिंता मत करो। घर में सब बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं जानती सास कैसी होती, पर मेरी सास बहुत अच्छी है। उन्होंने कभी भी मुझे माँ की कमी नहीं होने दी। मुझे लगता है कि अगर आज माँ जिंदा होती तो वो भी मेरी इसी तरह से फिक्र करते। तू सही कह रही है बेटा, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरे ससुराल वालों को तेरी चिंता करते हुए। आज तुझे खुश देखकर और तेरे ससुराल वालों, खासकर तेरी सास को तेरी फिक्र करता देखकर मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी सही जगह करी है और असल में तुझे सास के रूप में माँ मिली है। हाँ समधी जी, चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी मेरी बहू नहीं बेटी है। लीजिए चाय पीजिए और बेटी से खूब बातें कीजिए। उस दिन निहारिका और अरविंद खूब बातें करते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं।